Hello students, my name is Jaswinder Singh and I am your host and दोस्त। तो काफी स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं जसविंदर सर के नाम से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब जो है हमारा प्लेटफॉर्म आ चुका है ऑनलाइन क्लासेस पे, राइट। तो अब हम ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हो रहे हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1। कई बार बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हम कैसे पढ़े, हम तो टाइम नहीं मिल पाता है सर, हमको आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन सर हमको आपसे साक्षात पढ़ना है सामने से, तो क्या करें। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दूर के थे, जो नहीं आ पा रहे थे मेरे पास, तो उनके लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब ऑनलाइन क्लासेस फॉर दोज स्टूडेंट्स जो मेरे पास अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आपके लिए एक नेक्स्ट सोल्यूशन निकल चुका है, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जसविंदर सर। तो हमारा पूरा इंस्टीट्यूट है इनसाइड ट्यूटोरियल्स, और इनसाइड ट्यूटोरियल्स पे हम आपके पास जो जो कंटेंट आपको चाहिए वो सारा कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि बस बात इतनी है कि कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, वी हैव ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो जो ऑफलाइन आ सकता है मोस्ट वेलकम, और जो ऑफलाइन नहीं आ सकता है तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो बात इतनी सी है कि आपके पास सारा सॉल्यूशन है, बस हमको क्या करना है, सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं बेटा अपन, है ना। बेसिक सी बातें कुछ ऐसी है कि ये जो है केमिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर है सॉल्यूशंस। इसका कुछ बेसिक जो है वो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था, दैट इज इन चैप्टर नंबर 1, दैट इज इन मोल कंसेप्ट, है ना। उसमें कुछ आपने बातें करी होंगी सॉल्यूशंस की, जिसमें आपने मोलैरिटी कुछ पढ़ा था, लेकिन 11th क्लास में आपको इतना ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो आपको हल्का फुल्का ज्ञान मिलता है क्योंकि बेसिक पढ़ाना होता है, आप वो पढ़ लेते हो। बट इन 12th क्लास हमारे पास क्या है, बहुत सारा कंटेंट है रेडी करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है सर, अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो व्हाट इज सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सॉल्यूशन है क्या सर। अगर हमको ये समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है, तो हम सीधा सीधा 7 मार्क्स जो है हमारे बोर्ड में निकाल सकते हैं, आराम से 7 मार्क्स अचीव कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि सर 7 मार्क्स लाएंगे कैसे, पहले सॉल्यूशन तो बताओ। तो सॉल्यूशन होता क्या है बेटा, देखो बहुत बेसिक सी बात करेंगे, मैंने हमेशा बेसिक एग्जांपल से समझाया है, तो आज भी बेसिक एग्जांपल से ही समझाऊंगा। सॉल्यूशन सर, गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी के अंदर वीडियो बन रही है, तो आपको ये चीज पता है कि सॉल्यूशन जो है सर गर्मी के टाइम पे तो जो सॉल्यूशन दे दो पी लेंगे हम तो, लेकिन अच्छे वाले सॉल्यूशंस, राइट। अच्छे वाले सॉल्यूशंस क्या होते हैं सर, गर्मी है नींबू पानी पिला दो, सर गर्मी है गन्ने का रस पिला दो, गर्मी है रूह अफ़ज़ा पिला दो। तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस जो है आप बेटा यूज करते हो, लेकिन सिर्फ सॉल्यूशंस यही थोड़ी होते हैं कि हमने सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन हमने पिया और हो गया काम। इस दुनिया में कोई भी आप दो चीजों को अगर मिक्स कर रहे हो तो वो क्या है, सॉल्यूशन है। और ये जो दो चीजें मिक्स हो रही हैं इनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, फॉर टू सब्सटेंसेस के लिए। तो जब भी हम दो चीज मिक्स करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है इसके अंदर सर ये जो दो चीजें मिक्स हो रही है इनकी स्टेट क्या है। देखो स्टेट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस। आप किसी के अंदर भी किसी भी चीज को मिला सकते हो, लेकिन मेजोरिटी जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो किसमें बनते हैं, हमारे लिक्विड के अंदर। आप लिक्विड के अंदर कुछ भी चीज मिक्स कर सकते हो, आइदर वो सॉलिड भी हो सकता है, आइदर वो लिक्विड भी हो सकता है, और आइदर वो क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि हमको जो सॉल्यूशंस पढ़ने हैं मेजरली वो क्या पढ़ने हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस तो हमको पढ़ने ही है, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा। तो हमको ये सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें हम लिक्विड के अंदर क्या क्या चीजें मिक्स करेंगे, 3 चीजें मिक्स कर सकते हैं अपन। हम यहाँ पे ले रहे हैं, मेन चीज ले रहे हैं हम लिक्विड, लेकिन इसके अंदर मिक्स क्या कर रहे हैं हम, मिक्स कर सकते हैं हम सॉलिड को, मिक्स कर सकते हैं हम लिक्विड को, मिक्स कर सकते हैं हम गैस को। तो सारी की सारी किसमें चीजें मिक्स होने वाली है, सारी चीजें मिक्स होने वाली है लिक्विड के अंदर। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। ऐसे कई सारे एग्जांपल है, एनसीईआरटी जो आप देखते हो उसके अंदर कई सारे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं जिसमें कोई चीज सॉलिड के अंदर भी मिक्स की जा रही है। तो फिर भी मैं आपको बोल के एग्जांपल बता सकता हूं कि जैसे सॉलिड के अंदर कोई चीज आपने मिक्स करी, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स करोगे तो हम बनाते हैं अलॉय।
सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स करते हैं तो बनता है अमलगम। सॉलिड के अंदर अगर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, गैस मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है, प्लेटिनियम पैलेडियम उसके अंदर हाइड्रोजन मिक्स की जाती है। तो सॉलिड के अंदर क्या मिक्स किया जा रहा है, गैसेस मिक्स की जा रही है। लिक्विड के अंदर आप कुछ भी मिक्स कर सकते हो, हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे अभी अपन ने। तो लेकिन सर हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर यूज नहीं करते सॉल्यूशंस, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, लेबोरेटरीज हैं, जितने भी जगह हैं, वहां पे लिक्विड सॉल्यूशन ही काम में आता है। ठीक है बेटा, मोस्टली केसेस में लिक्विड काम में आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी काम में नहीं आते, बाकी काम में आते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे काम आने वाली चीजें जो मोस्टली है वो लिक्विड सॉल्यूशन। चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना भी लिक्विड सॉल्यूशन ही है। तो ठीक है सर, देर क्यों करें, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे 4 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, सॉल्यूशन तो पढ़ोगे, साथ साथ धीरे धीरे टॉपिक करेंगे, धीरे धीरे उसको समझेंगे और धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको एक बार में सारा कंटेंट नहीं देना चाहता हूं। अगर सारा कंटेंट एक बार में दे दिया तो आपको शुरू की आधे घंटे की वीडियो शायद याद रह जाएगी, बाकी 2.5 घंटे की बाहर निकल जाएगी, या हो सकता है कि आखिरी के आधे घंटे की याद रह जाए, शुरू की दिमाग से बाहर निकल जाए। तो सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़नी है अपने को, सारी चीजें एक साथ बाद में पढ़ेंगे जब हम रिवीजन करेंगे। अभी हमारा बिल्कुल पहली वीडियो है, पहला कंटेंट है, तो हम पहले कंटेंट की शुरुआत बहुत धीरे धीरे से करने वाले हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो इससे आपको भी ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। 15-20 मिनट की वीडियो होगी, 15-20 मिनट की वीडियो देखो, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आ जाएंगे। धीरे धीरे आप भी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो जितनी भी चीजें हैं वो आपको भी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। तो अभी हमने बात करी कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कौन से पढ़ने हैं हमने, वो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं जो कि होते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। अब हम बात क्या करने वाले हैं बेटा इसके अंदर, बात हम ये करने वाले हैं सॉरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्या है हमारी आज की वीडियो, लेट्स चेक। तो हमारी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है आपको कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल सी डेफिनेशन कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या है, दो चीजों को मिक्स करने में बनता है, अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, अ मिक्सचर ऑफ 2 और more than 2 substances, more than 2 substances। लेकिन सर ये सब्सटेंसेस क्या होंगे, तो ये सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं बेटा, है ना, सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है हमारे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड कौन सा है, वो है मिक्सचर। सर मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो मिक्सचर जो होता है सर, वो तो 2 तरह के मिक्सचर हो सकते हैं ना, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हीट्रोजीनियस। अब क्या डिफरेंस है होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस में, तो हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या है होमोजीनियस, क्या है हेटेरोजीनियस। तो यहाँ पे आपके सामने जो है 2 डायग्राम दिख रहे होंगे। उन 2 डायग्राम्स के अंदर देख सकते हो आप कि एक कंटेनर जो है उसके अंदर सिर्फ वाटर है, और वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्रॉपर्ली अरेंज फॉर्म के अंदर है। देखो यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल। तो जब भी हम वाटर के अंदर सैंड डालते हैं, वाटर के अंदर क्या डालेंगे अपन, शुगर डालेंगे या फिर सॉल्ट डालेंगे, सैंड मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन सॉल्ट डालेंगे या शुगर डालेंगे तो वो क्या होता है, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है। हमको मिक्स होने के बाद तो दिखता भी नहीं है, थोड़ा बहुत वाटर के अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन इतने चेंजेसेबल नहीं होते जो हम इसको देख पाए। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली मिक्स होने का मतलब है यहाँ पे पार्टिकल यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपनी जगह पे क्या है, अरेंज्ड है। तो जब यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, लेकिन जब हम बात करते हैं हीट्रोजीनियस की, तो हीट्रोजीनियस के अंदर यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, वो अलग से सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे पानी के अंदर सैंड, आप देखते हो पानी के अंदर जब आप मिट्टी मिलाते हो तो क्या होता है, मिट्टी मिक्स होती तो है, लेकिन मिक्स होने के बाद पानी ब्राउन हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो आपकी सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ। इसका मतलब वो पूरे वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, उसके पार्टिकल्स थोड़े से भारी होते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसलिए हम उसको कभी मिक्सचर बोलते ही नहीं है, और बोलेंगे भी तो हम क्या बोलेंगे, हीट्रोजीनियस। यहाँ जो वर्ड है होमो और हीट्रो, इसका मतलब ही क्या है, होमो का मतलब होता है बेटा सेम, हीटर का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। तो कॉमन सेंस की बात है, जब हमको दोनों फेजेस डिफरेंटली दिख रहे हो, यहाँ पे जब 2 चीजें हमने मिक्स करी हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट सोल्यूशन, यहाँ पे सेकंड सोल्यूशन, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट डिफरेंटली दिख रहे होंगे तो मैं क्या बोलूंगा इसको, हीट्रोजीनियस। लेकिन इसी जगह पे दोनों मेरे पास प्रॉपर्ली मिक्स हो चुके हैं, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कंपोनेंट 1 कहाँ है, कंपोनेंट 2 कहाँ है। तो जब कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 जो होते हैं, जब ये दोनों मेरे पास अलग अलग है या सेम है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सर जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन होता क्या है, तो वापस से बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इसके अंदर मेरे को अपडेट क्या करना है, जब मैंने आपको मिक्सचर बता दी है,
तो यहाँ पे हमको समझ में आया सर जो मिक्सचर अपन ले रहे हैं सर ये कौन सा मिक्सचर लेंगे अपन, यहाँ पे जो मिक्सचर होगा वो हम लेंगे होमोजीनियस, क्योंकि एक्चुअल सॉल्यूशन तो वही बना है ना जिस जो एक्चुअल मिक्स हो रहे हैं। अब आपने पानी के अंदर सैंड मिक्स करेंगे तो वहां पे कुछ मिक्स ही नहीं हो रहा, तो जब मिक्स करते ही कुछ बने नहीं रहा तो हम क्यों बोलेंगे सॉल्यूशन। मिट्टी जो थी वो नीचे हो गई सेटल डाउन, पानी कहां रह गया ऊपर, जो मिक्सचर बना ही नहीं हम उसके बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो चीज मिक्स हो रही है। तो मिक्स कौन कौन हो रहे हैं, पानी के अंदर जो है आपने क्या मिक्स किया, सॉल्ट मिक्स किया वो मिक्स हो गया, पानी के अंदर आपने शुगर मिक्स किया तो वो हो गया। तो जो चीजें प्रॉपर्ली मिक्स हो जाती हैं बेटा उनको अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर व्हिच आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डेफिनेशन में बहुत सिंपल सी चीज आपने क्या पढ़ी, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। जरूरी नहीं कि आप दो चीजें मिलाओगे, हमको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम यही लिखते हैं टू और मोर देन टू सॉल्यूशंस इज नोन एज सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत, अ मिक्सचर ऑफ क्या बोल सकते हैं अपन, अ मिक्सचर ऑफ या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है इसके अंदर, आई होप नहीं होगी तो लोगों को। तो जैसे हमने सॉल्यूशन पढ़ा है, हमने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस समझा कि क्या है होमोजीनियस और क्या है हेटेरोजीनियस, तो इसके अकॉर्डिंग हमको पता लगता है कि सॉल्यूशन में हम हमेशा किसकी बात करेंगे, होमोजीनियस की बात करेंगे, हेटेरोजीनियस की बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर जब हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो क्या रहता है मेरे पास। ठीक है बेटा, तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉल्यूशन। तो हमको यहाँ पे मिक्सचर्स कौन से लेने हैं, होमोजीनियस लेने हैं, हेटेरोजीनियस नहीं लेने हैं। तो अब हम चलते हैं सर सॉल्यूशन जब भी हम बनाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए, दो कंपोनेंट चाहिए। उन दो कंपोनेंट को कहते क्या है अपन, तो उन दो कंपोनेंट को अपन कहते हैं बेटा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक चीज होती है मेरे पास सॉल्यूट और एक चीज होती है मेरे पास सॉल्वेंट। तो चलो उनको देखते हैं अपन। तो एक चीज हो जाएगी हमारे पास सॉल्यूट और दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारे पास सॉल्वेंट। लेकिन सर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या है, तो सॉल्यूट वो क्वांटिटी होती है बेटा जो कम क्वांटिटी के अंदर होती है और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है। सर कैसे, सपोज करो कि आपको जो है घर के अंदर नींबू पानी बनाना है। अब नींबू पानी बनाने के लिए आप नींबू कितना सा लेते हो बेटा, थोड़ा सा लेते हो, लेकिन पानी क्या लेते हो, बहुत ज्यादा लेते हो। तो जो ज्यादा क्वांटिटी है जो वाटर है वो आपका क्या है, वो है आपका सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है बेटा वो होता है आपका सॉल्यूट, जो कि हो गया आपका लेमन जूस। तो लेमन जूस जो है वो सॉल्यूट और वाटर जो है आपका सॉल्वेंट। और जब दोनों लिक्विड्स को जब आप मिक्स करोगे तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, तो लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं वो जिसमें दोनों चीजें लिक्विड हो गई इसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, जो कम क्वांटिटी हो गई वो हो गया हमारे पास सॉल्यूट। लिख लेते हैं अपन इसको, द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, द सब्सटेंस which is present in less quantity। और जब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, द सब्सटेंस which is present in more quantity, the substance which is present in more quantity। ठीक है बेटा, सर क्या होगा अगर इन दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाए, जरूरी थोड़ी कि हम हमेशा कोई चीज कम या ज्यादा ही मिलाएंगे, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर हम क्या कर सकते हैं दोनों चीजों को बराबर ले सकते हैं। इन केस अगर आपकी दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो उस केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे वो हो जाएगा सॉल्वेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आपकी दोनों चीजें सेम हो जाएगी तो आप नंबर ऑफ मोल्स आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे जो 11th क्लास का कांसेप्ट जिनको याद नहीं होगा, मोल कांसेप्ट पता नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमको बताते हैं और उसको निकालने का तरीका होता है, उसके तीन तरीके होते हैं, तीन तरीकों से निकलता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो तीन कैटेगरी में अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अपन अलग अलग, अगर आपके पास मास क्वांटिटी है और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे, दैट इज n इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, जो अमाउंट आप यूज कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई 10 ग्राम सॉल्ट यूज किया तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट क्या हुआ, आपका सॉल्यूट हुआ, राइट। अब सॉल्ट जो आप यूज कर रहे हो, जो द अमाउंट विच यू आर यूजिंग दैट इज गिवन मास। देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि गिवन मास क्या है और जो अपन अमाउंट यूज कर रहे हैं वो क्या है। तो उसको तरीके से समझो। क्वेश्चन बनता है जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है, क्वेश्चन उसके बाद ही बना होगा ना। तो जब क्वेश्चन में हम कोई अमाउंट लिखते हैं कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज यूज्ड,
तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज यूज्ड। तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, बाद में हमने क्वेश्चन बनाया, तो जो क्वेश्चन बना है उसमें जो अमाउंट गिवन है उसको हम गिवन मास बोल देते हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर गिवन मास वही तो होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। बेटा क्वेश्चन में तो गिवन मास होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी वो किसका है, सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का है या किसका है, वी डोंट नो। तो ये लॉजिकल सोचा करो कि जो अमाउंट हम यूज कर रहे हैं दैट इज गिवन मास। ठीक है बेटा, हमने सॉल्ट यूज किया दैट इज NaCl। अब NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 58.5, तो नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास W/m। इन द सेम वे अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, लेकिन आपको दे रखे पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की हेल्प से क्या निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, और जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपने यूज किए हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और नीचे रहता है एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम बोलते हैं 6.022 into 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा आपका एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, बट इन केस ऑफ पार्टिकल्स। इन द सेम वे अगर आपको वॉल्यूम दे रखी है और फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, देन हाउ शुड यू कैलकुलेट। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर आपको दे रखी है और आपको वापस से क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो अगेन फॉर्मूला इज गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, समझ गए। तो जब भी आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर क्वांटिटी में हो और उस केस में पता करना हो कि यार कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो उस केस में आप नंबर ऑफ मोल्स से देख सकते हो, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा तुमको एक मस्त चीज और बताता हूँ, कुछ कई बच्चों को क्या मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन किस चीज में, सर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि उनको 9th क्लास में यही पढ़ाया जाता है कि सर जो चीज घुल रही है वो सॉल्यूट, जो उसको घोल रही है वो सॉल्वेंट। हमने यही सुना होगा 9th क्लास में, अगर सुना है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ सुना है नहीं सुना है। लेकिन जब बात ये होती है कि घुलने और घोलने की, तो हम जब तक बच्चे होते हैं 9th क्लास में होते हैं तो हमको पता है सर पानी के अंदर कोई भी चीज घुल जाएगी, तो पानी के अंदर घुल रही है तो वो सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो चीज आप घुला रहे हो, जो चीज आप मिक्स कर रहे हो वो क्या है, सॉल्यूट है। बड़ा मिसकंसेप्शन था। लेकिन जैसे आप बड़े होते हो तो आपके पास बहुत सारे केमिकल नेम्स आ जाते हैं जिनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन घुलेगा और कौन घोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेंजीन और टोलीन। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, जो केमिस्ट्री में पहली बार पढ़ रहा है, ढंग से अच्छे से पढ़ रहा है, उसको ये पता ही नहीं होगा कि सर बेंजीन और टोलीन की फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यू डोंट नो। तो जब आपको इन दोनों के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि कौन इसके अंदर सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट। तो ये बचपन के अंदर मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है, जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, जो घोल रहा है वो सॉल्वेंट। लेकिन जब फिजिकल स्टेट किसी की ना पता हो तो हम कैसे बताएंगे कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो हमको नहीं पता होता। तो यहां से हमको समझ में आया सर हमेशा हमें क्वांटिटी पे अपन देखेंगे, जो कम क्वांटिटी है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी है वो क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर बेटा, है ना। तो ये था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 कंपोनेंट चाहिए। आप 3 यूज करो, 4 यूज करो, 5 यूज करो, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, 2 चाहिए, जिन 2 के अंदर एक हो गया सॉल्यूट और एक हो गया आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है, वो टॉपिक का नाम है बेटा कंसंट्रेशन। तो हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन की। सर कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है बेटा, अब इसके बारे में अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा, कंसंट्रेशन समझने के लिए मैं बहुत बेसिक सी चीज की बात करता हूं। मैंने हमेशा शुरू से ही बोला मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन चलेंगे आगे। बेसिक सी चीज इतनी सी है कि कभी ना कभी आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब मम्मा खाना बनाती है, आपकी मदर जब खाना बनाती है, तो उसके अंदर मोस्टली केसेस में क्या होता है, खाना बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मोस्टली मम्मा बनाएगी तो अच्छा ही बनेगा ना। आपके घर में माँ खाना बना दे उससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। लेकिन फिर भी कभी ना कभी क्या होता है, उस खाने के अंदर नमक कम ज्यादा हो ही जाता है। कभी नमक कम ज्यादा है, कभी मिर्ची कम ज्यादा है, कभी हल्दी कम ज्यादा है, तो ये कम ज्यादा जो है चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम उस जगह पे इग्नोर कर देते हैं कि यार ठीक है कम है ज्यादा है। लेकिन इग्नोर करने के बजाय अगर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो पढ़ना स्टार्ट करें तो बड़ा आसान है कि खाने में जितना नमक होना चाहिए था अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा नमक डल गया तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सॉल्ट की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। खाने में जितनी मिर्ची होनी चाहिए थी उस मिर्ची से अगर थोड़ी ज्यादा मिर्ची डल गई तो हम क्या बोलेंगे कि सर मिर्ची आज थोड़ी खाने में ज्यादा है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो मेरे पास चिली है वो क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर हल्दी ज्यादा हो जाएगी तो सर कंसंट्रेशन टर्मरिक क्या हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जितनी होनी चाहिए थी। तो यही तरीका है कंसंट्रेशन समझने का कि बेटा खाना तो बनेगा, इसका मतलब सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आपने डाला है वो कितना डाला है। अगर वो नॉन क्वांटिटी से ज्यादा डल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है।
लेकिन नॉन क्वांटिटी से अगर कम डल जाए तो हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितनी चीज होनी चाहिए उससे ज्यादा डल जाएगी तो उस चीज का क्या हो रहा है, कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। और आपने इसी चीज को क्लास 9 10th में या 11th में आपने सीखा होगा, जब आप लेबोरेटरी में जाते होंगे, आपका एसिड के या बेसिस के दो बॉटल्स जो है वो आपको मिलती है, जिसमें एक बोतल में लिखा हुआ होता है डाइल्यूटेड एसिड, या एसिड कुछ भी हो सकता है, HCl, HNO3, H2SO4। एक मिलता है कंसंट्रेटेड HCl, H2SO4, HNO3, राइट। तो ये हमको क्या मिलती हैं, दो तरह की बॉटल्स मिलती है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, इसमें एसिड जो है वो ज्यादा है, और डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर ज्यादा होता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और एसिड क्या है, कम है। तो एसिड कम होने का मतलब क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो कंसंट्रेशन जब कम होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइल्यूट। समझ में आया फंडा, बहुत सिंपल सा फंडा है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का। और यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन यूज करी कि बच्चों खाना तो बनेगा, है ना, खाना तो खाना ही है बेटा, जीने के लिए जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो खाना तो बनेगा, लेकिन उस खाने के अंदर जो क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए अगर उससे ज्यादा डल जाए तो वो क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा। कम हो जाए तो कंसंट्रेशन कम। ये कंसंट्रेशन किसी भी चीज की हो सकती है, आइदर इट इज अ सॉल्ट, आइदर इट इज अ रेड पेपर जो अपन बोल सकते हैं, आइदर इट इज अ टर्मरिक। ये खाने की बात कर रहा हूं। लेकिन सर जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में जब दो चीज आप मिक्स कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपने सॉल्यूट डाला है, जो सॉल्यूट है अगर वो जितना डलना चाहिए उससे ज्यादा डल जाए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। कम हो जाए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। और इसका डेली रूटीन लाइफ में बड़ा बहुत एग्जाम्पल जो है बहुत बड़ा है। हम डेली रूटीन लाइफ में कंसंट्रेशन की चीजों पे ही काम करते हैं। आप जितने भी मार्केट से प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे देखना, उसके पीछे हर चीज की क्वांटिटी लिखी होती है कि ये कितना ग्राम है, ये कितना ग्राम है, ये कितना ग्राम है, सारी चीजें होती है बेटा। तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं, अगर उस चीज थोड़ी सी ज्यादा डल जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हो, केमिकल थोड़ा ज्यादा डल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो या आपकी बॉडी के लिए आप यूज कर रहे हो, उसमें जो भी नॉन कंसेंट्रेशन है वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर वो कंसेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाए तो, क्या हो अगर वो कंसेंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाए तो ये सीधा सीधा हार्म करेगा आपकी बॉडी को। तो जितने भी बाहर केमिकल यूज होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइजली क्या होते हैं, चेक होते हैं, उसके बाद प्रिसाइजली ही आपको डालने पड़ते हैं। जितना डलना चाहिए उससे ज्यादा डल गया तो दिक्कत आपके साथ ही हो जाएगी। तो ये जब फैक्ट्रीज के अंदर चीजें बनती हैं तो जब वहां पे ये नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते तो हम कैसे दिखाएंगे। तो हमको पढ़ने के साथ नेग्लिजेंस नहीं दिखानी है। हम छोटी सी गलती कर देंगे ना कंसेंट्रेशन समझने में, तो बेटा आगे जाके हमको वही चीजें यूज करनी है। इसलिए ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास 12th का। तो अब हम चलते हैं कंसंट्रेशन पे। सर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। आपका पूरा सोल्यूशन तो था ही, उस पूरे सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है इसी हिंदी को मैं इंग्लिश के अंदर लिख देता हूं, बड़ा सिंपल सा फंडा हो जाएगा, है ना। तो चलो देख लिखते हैं अपन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो बात इतनी सी है कि जो सॉल्यूट हमने डाला है वो किसके अंदर डाला है, हमने सोल्यूशन के अंदर। तो यही हमारी ट्रिक भी बन जाती है। जब भी मैं कंसंट्रेशन के फॉर्मूलेस पढ़ूंगा तो बस हमारे पास ट्रिक रेडी हो गई है कि सर सॉल्यूट को चेक किया जा रहा है पूरे सोल्यूशन में, तो आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया बेटा, सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, हम जितने ही फॉर्मूले पढ़ेंगे उनके अंदर हमेशा ऊपर रहेगा सॉल्यूट, नीचे क्या रहेगा हमारे पास, सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा फंडा था। अब सर अगर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो मेरे को तो मैं कैसे करूंगा, हाउ टू फाइंड द कंसंट्रेशन, ये कितनी ज्यादा है कितनी कम है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने बोला कि सॉल्ट ज्यादा हो गया, अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितना ज्यादा हो गया सॉल्ट खाने में, ये चेक करना है मेरे को। तो कैसे चेक करेंगे, तरीके तो होंगे। तो बेटा जैसे हम बात करते हैं लेंथ की, आपको मैं एक मस्त चीज बताऊंगा जो आपने बहुत सुनी भी नहीं होगी, तो पहली बार सुन रहे होगे, अगर सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि मैं लेट बता रहा हूं, लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। जब हम लेंथ को नापने जाते हैं, डिस्टेंस को नापने जाते हैं, तो हमारे पास यूनिट जो पता होती है वही पता है। हम लेंथ या डिस्टेंस को नापेंगे तो मीटर में नाप लेंगे, सेंटीमीटर में नाप लेंगे, किलोमीटर में नाप लेंगे। ये मीटर की ही क्या है, यूनिट्स हैं, जिसको मैं इंटर कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन मीटर के अलावा अगर अपन चले तो क्या होती है, फीट होती है ना। फीट के अलावा क्या होती है मेरे पास, फीट के अलावा हम देख सकते हैं माइल्स होती है ना, या अपन बोल सकते हैं लाइट ईयर्स होती है, वो भी डिस्टेंस होती है, तो बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस हो गई। तो बात यह है कि हमने सिर्फ डिस्टेंस की ये 3 से 4 यूनिट सुनी है। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे और कितनी यूनिट्स होती हैं, ठीक है बेटा, जो आपने नहीं सुनी होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा जूम करके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूनिट हो गई मेरे पास डेसीमीटर, मीटर, इंच, उसके बाद फीट। फीट तो मैंने आपको बता दिया इंच भी होती है, ठीक है बेटा।
यार्ड के अलावा अपन बोल सकते हैं फेथम, जो आपने कभी नहीं सुनी, फेथम इज अ यूनिट। माइल मैंने आपको बता दिया, किलोमीटर बता दिया, नॉटिकल माइल्स, माइल्स ही हो गया। लिंक या चेन, ये भी डिस्टेंस यूनिट होती है जो आपने कभी सुनी ही नहीं, ठीक है बेटा। ऐसे ही फरलॉन्ग, तो ये फरलॉन्ग क्या है, डिस्टेंस यूनिट है जो हमने कभी सुनी नहीं, जो कभी यूज ही नहीं करते कभी अपन। तो बात ये है कि सिर्फ एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जब इतनी सारी यूनिट्स हो सकती हैं, तो कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट्स भी बहुत सारी हो सकती हैं। हम फाइंड आउट तो कंसंट्रेशन ही करेंगे, लेकिन उनको यूज करने का तरीका, उनके यूज करने का या मेजर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है बेटा। तो इस केस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि किस किस तरीके से आप कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताया था कि आपके पास डिस्टेंस को नापने की बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो डिस्टेंस के साथ साथ कंसंट्रेशन को नापने की भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। तो लेट्स चेक यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की, कि यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है बेटा। तो यूनिट्स को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपके पास दो कैटेगरी बनती है बेटा, दो तरह की यूनिट्स होती हैं। एक होती है मास बाय वॉल्यूम यूनिट्स। इनके अंदर मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं कि हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो तो क्या है, वॉल्यूम में है, मतलब वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, और जो सॉल्यूट आपने लिया है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो मतलब उसका मास ही लेंगे हम, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम वट। तो मास बाय वॉल्यूम यूनिट में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, तो सबसे पहली यूनिट जो आएगी बेटा वो आएगी मोलैरिटी। सेकेंड यूनिट जो आएगी वो आएगी आपकी नॉर्मेलिटी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बेटा। आपके जो बोलते हैं प्रैक्टिकल्स होते हैं, टाइट्रेशंस होती हैं, उनके अंदर टाइट्रेशन में नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो नॉर्मेलिटी पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है बेटा। तीसरी जो यूनिट होती है वो होती है फॉर्मेलिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, और फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से। तो ये जो यूनिट्स है हमारे पास, ये सारी की सारी यूनिट्स जो हैं ये निकालती है मास बाय वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेशन को, फाइन, ठीक है बेटा। लेकिन इसी जगह जब मैं बात करता हूं मास बाय मास की, कि आपकी दोनों ही चीजें जो है वो दोनों ही मास में है, तो ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, तो इसके अंदर यूनिट कौन कौन सी आएंगी बेटा, इसके अंदर सबसे पहले यूनिट आती है मोलैलिटी, LITY, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। सेकंड जो यूनिट आती है वो आती है मास परसेंटेज। आपके मार्क्स की परसेंटेज नहीं है, ये मास परसेंटेज है, लेकिन मस्त बात ये कि निकलती दोनों एक तरीके से ही है ना। मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा तुमको कैसे निकलती है। तीसरी क्वांटिटी पे जब अपन आते हैं तो वो होती है मोल फ्रैक्शन, और जो चौथी क्वांटिटी होती है वो होती है ppm, आइदर ppb। सर फुल फॉर्म क्या है ppm ppb का, तो बड़ा सिंपल सा फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। जब पढ़ाएंगे तो बात करेंगे एक बार क्या है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये थी हमारे पास यूनिट्स, जो कि कुछ होती है मास बाय वॉल्यूम, कुछ होती है मास बाय मास। अब मस्त बात ये है कि सर इनको जब यूज करेंगे तो सर हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, बच्चे है ना, क्या करें। तो उसकी कोई तरीका है क्या याद करने का, बिल्कुल तरीका है। अगर आप इस चैनल पे हो तो ये चीज तो आपके लिए हो जाएगी कि हाँ इजी चीजें बना दूंगा मैं आपके लिए। अब बहुत सिंपल सी चीज, जब मैंने बोला मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि ऊपर है मास और नीचे है वॉल्यूम। लेकिन सर ऊपर मास किसका होगा, मैंने अभी आपको यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या बताई, सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, तो ऊपर सॉल्यूट है और नीचे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मास हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, और नीचे वॉल्यूम किसका होगा, हमेशा सॉल्यूशन का होगा। सेम चीज यहां पर भी होगी, ये मास बाय मास क्वांटिटी है, तो ऊपर भी मास है और नीचे भी मास क्वांटिटी है। ऊपर मास किसका होगा, हमेशा सॉल्यूट का, और नीचे मास किसका होगा, हमेशा सॉल्यूशन का। बस बात ही खत्म हो गई हमारी, ऊपर मास सॉल्यूट का, नीचे मास सॉल्यूशन का। ये मास बाय वॉल्यूम, ये मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम समझ चुके हो, मास बाय मास समझ चुके हो। तो ये है हमारी ट्रिक। जब भी मैं इनके फॉर्मूले पढ़ूंगा, चाहे मोलैरिटी, चाहे नॉर्मेलिटी, चाहे फॉर्मेलिटी, चाहे मोलैलिटी, ये पढ़ूंगा, तो इनके अंदर एक बेसिक सी चीज समझ में आएगी मेरे को, कि अगर मैं मास बाय वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो नीचे हमेशा वॉल्यूम होगा। कोई सा ही फॉर्मूला पढ़ लेना आप, चाहे मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नीचे हमेशा वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम हमेशा किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा मास बाय मास क्वांटिटी की, तो नीचे हमेशा क्या है, मास, वो भी किसका होगा, सॉल्यूशन का ही होगा। तो ये होती है मास बाय मास। लेकिन मस्त बात ये है कि आप कितनी भी यूनिट्स यूज कर लो, चाहे मास बाय वॉल्यूम, चाहे मास बाय मास, आप फाइंड आउट क्या करोगे, कंसंट्रेशन। तो जब डिस्टेंस को नापने की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, तो कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की भी बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। तो हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं इन यूनिट्स को, लेट्स चेक, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन अब यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को डिटेल में पढ़ना, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मास बाय वॉल्यूम यूनिट्स, क्योंकि ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, और उनके अंदर हमने कैटेगरी पढ़ी अभी भी कौन सी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोलैरिटी कंसेप्ट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम मोलैरिटी की बात करेंगे, मोलैरिटी होता क्या है। ठीक है, मोलैरिटी के फॉर्मूले की अपन बात करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। तो हमको दिमाग में सिर्फ ट्रिक याद रखनी है कि ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा मोलैरिटी का, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके होंगे, ऊपर हमेशा क्या रहना चाहिए, ऊपर हमेशा रहना चाहिए सॉल्यूट। तो ऊपर रहेगा हमेशा सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा वॉल्यूम, क्योंकि मास और वॉल्यूम यूनिट है। और वॉल्यूम किसका रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन लेना है हमको किस में लेना है बेटा, लीटर के अंदर लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो सॉल्यूट है उसको मैंने येलो कलर से शो किया, तो मैं उसकी जितना भी डेटा होगा वो येलो कलर से लिखूंगा, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये दोनों की दोनों चीजें जो होंगी वो किसकी होंगी बेटा, सॉल्यूट की होंगी। सपोज करो कि मैंने कोई सॉल्ट लिया, 10 ग्राम सॉल्ट लिया, तो 10 ग्राम सॉल्ट क्या है, गिवन मास हो गया। लेकिन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 58.5, वो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो यहां गिवन मास को हम डिनोट करते हैं W से, और मोलर मास को डिनोट करते हैं M से। अब एक मस्त बात है, मस्त बात भी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बोला सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब भी हमको डेटा रखना होता है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है हमको। तो दिक्कत क्या है इसके अंदर, दिक्कत ये होती है सिंपल सी कि सर हमको डेटा पढ़ते ही समझ में नहीं आता कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को समझने के लिए एक छोटी ट्रिक बनाई है। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी होता है तो उसके डिनोमिनेशन हमेशा छोटे रख दो, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी, तो उसके डिनोमिनेशन हमेशा क्या कर दो, बड़े कर दो। तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि सर यहाँ पे अगर मैं छोटा W और छोटा M लिख रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों ही चीजें किसकी हैं, सॉल्यूट की। ठीक है बेटा, जैसे ही हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम को हम डिनोट कैसे करते हैं, V से ही करते हैं। V क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि ये वॉल्यूम जो है वो लीटर के अंदर है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 करना पड़ेगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो मोलरिटी का बन के आता है वो क्या बन के आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन M इनटू 1000 अपॉन V। क्यों, क्योंकि जब मैं V अपॉन 1000 को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1000 अपॉन V। ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। तो बड़ा सिंपल सा था, ऊपर मास क्वांटिटी, नीचे वॉल्यूम क्वांटिटी। मास किसका, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा, नीचे वॉल्यूम लिखा, दैट्स इट। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। ये लीटर में है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल लीटर इनवर्स। तो हमको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, हमको सारी चीजें वैसे याद हो जाएगी। तो बड़े सिंपल तरीके से आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। और इसी के साथ मोलैरिटी का कांसेप्ट हो गया खत्म, यही थी मोलैरिटी। लेकिन सर बहुत सिंपल से तरीके से हमको और समझना है कि मोलैरिटी होती क्या है ना। तो यहाँ पे हम और क्या चीजें करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे जब डाइल्यूशन करेंगे, तो डाइल्यूशन के केस में क्या होगा, तो वो भी हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम बेटा बात कर रहे थे डाइल्यूशन की, कि जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तब क्या होगा। अब डाइल्यूशन सर फंडा काम कैसे करता है, पहले ये तो बताओ। आज फॉर एन एग्जाम्पल मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था नींबू पानी बनाने का, राइट। तो नींबू पानी जब हम बना रहे थे तो पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया था, नींबू डाल दिया था। अब बात यह है कि नींबू गलती से डल गया ज्यादा, अब क्या वो आप नींबू पानी पी पाओगे, नहीं पी पाओगे। दैट मीन्स आपको अब उसको पीने लायक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसके अंदर पानी और एड अप करना पड़ेगा। पानी अब जब आप एड अप करोगे तो वापस से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसका इफेक्ट, और जितना आपको नींबू पानी चाहिए, जितना खट्टा आपको चाहिए उतना आपको पीना है। दैट मीन्स आपका नींबू ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो पहले जो नींबू पानी का जो कंसंट्रेशन था वो क्या था, M1। क्या था बेटा, M1। तो अपन बात कर रहे हैं फॉर डाइल्यूशन की। अब फॉर डाइल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहले जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी बेटा, M1 की पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी नींबू की। उस टाइम पे जो वॉल्यूम था वो क्या था बेटा मेरे पास, V1। जितना आपने जितने ग्लास में आपको बनाना था नींबू पानी, आपने जितना वाटर लिया था वो था आपका V1। बट अब जो है वो नींबू का जो कंसंट्रेशन है, जो लेमन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो अब हम क्या करें, तो हमने क्या किया, उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड करने से अब वॉल्यूम जो चेंज होगी वो क्या हो जाएगी, V2। और वाटर ऐड करने की वजह से, डाइल्यूशन करने की वजह से अब मोलैरिटी में भी कुछ चेंजेस आएंगे।
तो वो जो चेंजेस आएंगे वो क्या हो जाएगा बेटा M2। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्या, M1V1 = M2V2। अब यहाँ पे ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये एक दूसरे के बराबर क्यों हैं, ये बराबर इसलिए है मेरे बच्चों बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो लेमन के थे वो सेम है। मैंने नंबर ऑफ लेमन को यहाँ पे चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पे लेमन ऐड नहीं किया, लेमन जितना था उतना का उतना ही है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको मोलरिटी के फॉर्मूले को दो बार लिखना है। जब मोलरिटी आप निकाल रहे थे M1 तो नंबर ऑफ मोल्स जो थे W/M वो तो सेम ही है, अपॉन में क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। लेकिन जब आप वॉल्यूम चेंज कर दोगे V2 तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी मेरे पास क्या M2। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा N = M1V1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स = M2V2। और जब ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट योर फॉर्मूला M1V1 = M2V2। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इस फॉर्मूले पे भी आते हैं जो कि होता है डाइल्यूशन का। तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बट ये याद रखना आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहे हो, याद है। तो ये था मेरे पास मोलैरिटी का कंसेप्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। हम धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस पे ही सारी चीजें डिपेंड करती है। क्वेश्चन करेंगे तो वो कंसेप्ट और ज्यादा समझ में आने लगता है। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा साथ साथ में, लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना है नॉर्मेलिटी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, मोलैरिटी पढ़ रहे थे, है ना। अभी हमको जो दूसरा कंसेप्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है अपन को, नॉर्मेलिटी भी पढ़ना है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक नॉर्मेलिटी। नीचे रहते हैं अपन थोड़ा सा और नॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। नॉर्मेलिटी देखा जाए तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस फर्क क्या है, नॉर्मेलिटी जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मेलिटी के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। कितने फॉर्मूले होते हैं, दो। एक फॉर्मूला बहुत आसान, जो बच्चों रटना चाहते हो उनके लिए तो बहुत सिंपल सा काम है। क्या काम है, सिंपल सा बताता हूं। अब नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको मोलैरिटी निकालना आ गई, दैट इज कैपिटल M। साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो, वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा खत्म, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। अब ये वैलेंस फैक्टर होता क्या है, वैलेंस फैक्टर होता है वैलेंसी। एसिड्स के लिए जितने H+ होंगे उनकी वैलेंसी उतनी हो जाएगी, बेसिस के लिए जितनी वैलेंसी होगी OH जितने होंगे वो उनकी वैलेंसी हो जाएगी, सॉल्ट्स में जितनी वैलेंसी से वो न्यूट्रलाइज हो रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। तो वैलेंसी हमको मल्टीप्लाई करनी है, बाकी मैं एग्जांपल देके ही बताऊंगा अभी आपको। तो ये तो था बहुत इजी फॉर्मूला रटने वालों के लिए, लेकिन सर जब हमारे पास मौका है समझने का तो हम समझेंगे ना फर्स्ट उसमें। तो चलो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ये सिंपल सा फॉर्मूला आने का रीजन क्या है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जैसे हमारा क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला था। मोलैरिटी के फॉर्मूले का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, और ऊपर हमेशा चीज जो होगी वो क्या होगी, सॉल्यूट होगी। तो याद रखना अपॉन, अपॉन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो सर बिल्कुल सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे मोलैरिटी में था वैसे नॉर्मेलिटी के अंदर भी है, क्योंकि मास में वॉल्यूम क्वांटिटी है, नीचे तो क्या रहेगा, वॉल्यूम ही रहेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने जब इस फॉर्मूले को लिखा तो अब हमारे पास क्या चीज है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब सर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपने हमको बेसिक पढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स बताया जो कि होता है गिवन मास अपन मोलर मास, बेसिक बताया था मैंने, इसलिए हमको इजी लगा नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये भी एक बेसिक है, ये भी एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट वेट को। अगर मैं अलग से देखूंगा तो ये जो फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का, वो होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास वही अमाउंट है जो मैं यूज कर रहा था, सॉल्ट मैंने 10 ग्राम यूज किया था तो वही 10 ग्राम ऊपर आएगा, जो कि लिखते हैं अपन W से, छोटा W, सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं छोटा W। अपॉन में क्या आता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट आता है। अभी जो फॉर्मूला था वो था ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज डिफरेंट एंड इक्विवेलेंट वेट इज डिफरेंट। लेकिन यहां पे जो इक्विवेलेंट वेट है सर वो क्या चीज है सॉरी। तो इसके लिए अलग से तुम देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। अब इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास, जो कि अपन छोटे m से डिनोट करेंगे क्योंकि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अपॉन में क्या आता है बेटा मेरे पास, वैलेंस फैक्टर, जो कि होती है वैलेंसी, जो मैंने तुमको बताई। ठीक है बेटा, तो अब मोलर मास अपन वैलेंस फैक्टर किसका फॉर्मूला हुआ, इक्विवेलेंट वेट का। इस इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले को यहां पुट अप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल m, इसको येलो से लिख देते हैं अपन, स्मॉल m अपॉन में क्या है, वैलेंस फैक्टर, अपॉन में है तो ऊपर रेसिप्रोकल होकर यहां पे आ जाएगा।
तो ये फॉर्मूला बनता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले को मैं यहां पुटअप कर देता हूं। लेट्स चेक क्या बनता है ये। तो ये जब अपन बनाएंगे तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंस फैक्टर। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम है जो कि लीटर में है तो डिवाइडेड बाय 1000। जब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा तो मेरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपनी जगह पे है इनटू 1000 अपॉन वी, वापस से लिख देता हूं मैं 1000 अपॉन वी, क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ है ऊपर आया है, साथ में क्या लगा हुआ है, वैलेंस फैक्टर लगा हुआ है, तो वो भी लगा दिया। ये फॉर्मूला अभी जस्ट अपन ने 2-3 मिनट पहले पढ़ा है, ये फॉर्मूला मोलैरिटी का होता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला जो कि मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था, है ना बेटा। तो ये फॉर्मूला समझने के लिए हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। वो जो वैलेंस फैक्टर है, अब वैलेंस फैक्टर अगर हमने समझ लिया तो मोलैरिटी अगर हमको निकालना आती है तो उसके ना सिर्फ और सिर्फ वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई करते ही हमारी सारी चीजें क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएंगी बहुत इजी तरीके से। तो चलो अब साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि वैलेंस फैक्टर होता क्या है। नॉर्मेलिटी अपनी जगह पे ही है, अपन पढ़ते हैं वैलेंस फैक्टर। इस वैलेंस फैक्टर को बहुत लोग एन फैक्टर भी कहते हैं। वैलेंस फैक्टर बोल लो या फिर एन फैक्टर बोल लो, मैं इसको वैलेंस फैक्टर कहता हूं। क्यों कहता हूं वैलेंस फैक्टर, उसका बोलने का एक रीजन है। बिकॉज ये जो टर्म है वैलेंस फैक्टर, ये वैलेंसी अगर जिसको समझ में आ गई तो समझो सारा काम ही हो गया। एन फैक्टर थोड़ा सा आउट चला जाता है कि सर एन फैक्टर क्या हो जाएगा। वैलेंस फैक्टर से कोई भी बच्चा दिमाग लगा लेगा सर वैलेंस फैक्टर मतलब वैलेंस टू वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी तो देखनी है। कैसे देखनी है सर, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एसिड्स के लिए। एसिड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं HCl, H2SO4 और एक बहुत अच्छा एसिड HNO3। तो सर ये सारे जो एसिड्स हैं इनके अंदर जितने भी H प्लस होंगे, ये एक H डोनेट करेगा तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ये 2 H डोनेट करेगा तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ये एक H डोनेट करेगा तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 3। ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं, H3PO4, इसके अंदर 3 H डोनेट होंगे तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, सॉरी 3। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे जितने H डोनेट होंगे वो क्या होती है, हमारे वैलेंस फैक्टर कहलाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे सर एक्सेप्शंस भी बता ही देता हूँ हाथों हाथ कि गलती से हम गलती से वाला एक्सेप्शन यूज नहीं करके सेम यूज कर लें। जैसे कि अगर मैं बोलूं बेटा H3PO3, इसके अंदर एक्सेप्शन है, जब एक ऑक्सीजन कम होता है तो याद रखना वैलेंस फैक्टर भी 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। अगर मैं बोलता हूं H3PO2 तो यहाँ पे एक और ऑप्शन कम होगा तो वैलेंस फैक्टर एक और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इन दोनों के अंदर बेटा क्या रहता है, एक्सेप्शन रहते हैं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है क्यों होते हैं एक्सेप्शन, ये भी मैं चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन का रीजन ये रहता है बेटा, जब मैं H3PO4 बनाता हूं, है ना, तो ये H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 OH रहते हैं, जिसमें से ये जो H है ये आराम से डोनेट हो सकते हैं। एक H डोनेट, दूसरा H डोनेट, तीसरा H डोनेट, 3 H डोनेट हुए, इससे वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। बट इन केस ऑफ H3PO3, तो PO3 के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन 3 आ गए और तीसरा सिंपल H रहता है। तो जो OH वाले जो हाइड्रोजन है वो तो डोनेट होते हैं, लेकिन ये वाला H जो है ये डोनेट नहीं होता है। तो जब डोनेटेबल या अपन को ये अपन बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन अपने पास 2 है, तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 2 हाइड्रोजन डोनेट होते हैं। इन केस ऑफ H3PO2 तो उसके अंदर ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, बाकी दोनों क्या है H है। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो सिर्फ ये वाला है, इसलिए वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन दोनों के अंदर एक्सेप्शन रहता है। सेम बात करता हूं बेसिस की, तो बेसिस की जब मैं बात करूंगा तो बेसिस में भी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। देखो अब यहां बात करते हैं बेसिस की। बेसिस में जितने OH होंगे, फॉर एग्जांपल NaOH, तो जितने OH यहां प्रेजेंट होंगे वो हमारा वैलेंस फैक्टर हो जाएगा, दैट इज 1। MgOH होल ट्वाइस, कितने बेसिस हैं प्रेजेंट है, कितने OH हैं 2, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2। मैं बोलता हूं AlOH होल थ्राइस, कितने OH है बेटा 3, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो जितने भी OH यहां प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है मेरे पास वैलेंस फैक्टर हो जाता है।
लेकिन सर जब हम बात करेंगे सॉल्ट की, तो जब सॉल्ट में वैलेंस वेक्टर देखने वालों कैसे देखेंगे, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं NaCl, एक लेता हूं MgCl2, एक लेता हूं मैं Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है बेटा, इन दोनों का वैलेंस वेक्टर मैं बताऊंगा और इसका वैलेंस वेक्टर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि वैलेंस वेक्टर कितना होता है। ठीक है ना, कुछ देर के लिए पॉज कर लेना, फाइंड आउट कर लेना, फिर देख लेना क्या होता है। NaCl में Na पे चार्ज है प्लस, Cl पे चार्ज है माइनस, तो ये दोनों +1 -1 से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, दैट मींस वैलेंस वेक्टर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे Mg की वैलेंसी होती है +2 और 2 Cl मिला के वैलेंसी कितनी हो जाएगी -2। एक Cl की -1 होती है, लेकिन 2 Cl मिला के कितनी हो जाएगी -2। मैंने बोला पूरा फॉर्मूला कितनों से न्यूट्रल हो रहा है, तो दोनों Cl की मिला के वैलेंसी कितनी है -2, तो वैलेंस वेक्टर कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से एक Al की वैलेंसी होती है +3, यहाँ पे Al कितने 2, ऐसे एक SO4 की वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ पे SO4 कितने हैं 3। दोनों की वैलेंसी न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आप मेरे को बताएंगे। ठीक है बेटा, वैसे इसको आंसर पॉज करो, निकालो और फाइंड आउट करो। इसका आंसर क्या आएगा बेटा 6, कि 2 Al की मिला के +6, 3 SO4 की मिला के -6, कितने से न्यूट्रल हो रहा है 6 से, तो यहाँ पे वैलेंस वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा, वैलेंस वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस वेक्टर को बोलने का मतलब ये था क्योंकि इनकी वैलेंसी होती है। एन फैक्टर बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एब्सोल्युटली करेक्ट, वैलेंस फैक्टर बोलोगे तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा नॉर्मलिटी का कंसेप्ट। इसी के साथ साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी क्या होती है, इसको पढ़ाते हुए फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, लेकिन अच्छे से अपन इसको समझेंगे कि फॉर्मेलिटी होती क्या है। तो हम आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, दैट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल F से, और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है मोलरिटी और नॉर्मलिटी, क्योंकि उनका भाई है। तो नंबर ऑफ अपन बोलेंगे क्या आता है, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे हम फॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे, फॉर्मूला वेट की बात करेंगे, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। मैंने बोला था सॉल्यूट को भी येलो से लिखूंगा, तो येलो से मार्क कर देते हैं अपन। नीचे सेम रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। अब फॉर्मूला वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट देखते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट का मतलब होता है गिवन मास अपॉन फॉर्मूला वेट। गिवन मास वही मास है जो आपने यूज किया है, सॉल्ट आपने 10 ग्राम यूज किया तो गिवन मास 10 ग्राम हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट होता है बेटा, आपने 11th में पढ़ा था ये चीज भी, फॉर्मूला वेट होता है जिनका फॉर्मूला फिक्स होता है। जैसे फॉर्मूला फिक्स होता है आयनिक कंपाउंड्स का, आज Na और Cl है, आपको पता है कि ये जब फॉर्मूला बनेगा तो NaCl बनेगा, कभी NaCl2 नहीं बन सकता। बट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसा नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड में एक ClF3 भी होता है, एक ClF5 भी होता है, वही Cl वही F, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो गया ना, फॉर्मूला फिक्स नहीं है। फिक्स फॉर्मूला हमेशा आयनिक कंपाउंड्स का होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है उनका मास आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फॉर्मूला मास। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट का है तो येलो से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं और येलो से लिख देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला मास। ये दोनों ही चीजें किसकी होंगी, सॉल्यूट के लिए होंगी। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है तो वॉल्यूम अपॉन 1000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल गिवन मास को हम क्या लिखेंगे W, मोलर फॉर्मूला मास को क्या लिखेंगे अपन, फॉर्मूला मास को MF लिख दो। अपॉन में वॉल्यूम अपॉन 1000 है तो इसको अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 अपॉन 1000 अपॉन V आ जाएगा। दिस इज योर फॉर्मेलिटी। अब बात यह है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या है, सेम यूनिट रहती है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है मोल, और नीचे क्या होता है अपने पास वॉल्यूम, जो कि होता है लीटर में। तो चाहे मोलरिटी हो, चाहे नॉर्मेलिटी हो, चाहे फॉर्मेलिटी हो, तीनों की यूनिट जो रहती है वो सेम रहती है, मोल लीटर इनवर्स, कोई भी चेंजेस नहीं है। मोलरिटी में हमको यूनिट समझ में आ गई थी, जब हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी की, तो उसमें वैलेंस फैक्टर की तो यूनिट होती ही नहीं है, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, तो मोलरिटी की जो यूनिट है तो वही रहेगी, वैलेंस फैक्टर तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसीलिए उसकी यूनिट भी सेम रहती है, मोल लीटर इनवर्स। लेकिन इन केस ऑफ फॉर्मेलिटी उसके लिए भी यूनिट सेम है, मोल लीटर इनवर्स। तो सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अपन उनकी यूनिट को, कि मोलरिटी में आप m लिखते हो, नॉर्मेलिटी में आप n लिखते हो, और फॉर्मेलिटी में आप क्या लिखते हो f। तो अगर आपने f लिख दिया तो आपकी फॉर्मेलिटी है, अगर आपने n लिख दिया तो ये क्या है, आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूनिट हो जाएगी नॉर्मेलिटी का n, और मोलरिटी के लिए यूनिट आप क्या यूज कर सकते हो, कैपिटल M।
तो मोलिटर इनवर्स के साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हो, कैपिटल एम भी यूज कर सकते हो। ये होता है डिफरेंशिएशन, जो कि आपको डिफरेंशिएट करता है मोलैरिटी में, नॉर्मलिटी में और फॉर्मेलिटी में। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, ऊपर मास हमेशा सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम हमेशा सोल्यूशन का। अगर इतना याद कर लिया, तीनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो इनके हैं न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, आपको मैं टाइम दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं उसको वापस सॉल्व कराऊंगा, आप जब तक वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए जिससे कि आप क्वेश्चन देख पाओ। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स हैं, सो दैट कॉन्फिडेंस हमको एनसीईआरटी से आएगा। धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे अपन। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो आप ये वाला देखो, नीचे वाला, ऊपर वाला बाद में करेंगे अपन, ठीक है ना। ये एग्जांपल का न्यूमेरिकल है आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है सर। आती अभी फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो जब भी क्वेश्चन करना है तो हमको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। वो छोटी सी चीज क्या ध्यान रखनी है अपने को, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम ये लिख ले कि सॉल्यूट क्या होता है। ये क्वेश्चन की अप्रोच बताना सिखा रहा हूं मैं। उन बच्चों को काफी दिक्कत आती है जो क्वेश्चन पढ़ते डर जाते हैं, सर क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखो कि सॉल्यूट क्या है, फिर ये देखो कि सॉल्वेंट क्या है, और इन दोनों से मिला के क्या बनेगा बेटा, हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट जो है वो NaOH है, ठीक है बेटा। उसको मिलाया है, सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्वेंट जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, वाटर हो जाएगा, H2O। और इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, जिसमें जो NaOH है उसका गिवन मास ले रखा है 5 ग्राम। हमने जो अमाउंट यूज किया है दैट इज 5 ग्राम। अब NaOH का जब हम मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास कितना आ जाएगा, Na का मास होता है 23, O का मास होता है 16, H का मास होता है 1। टोटल में इसका मास क्या आ जाएगा बेटा, 40 ग्राम। कोई दिक्कत। अब इसको 450 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मिलाया है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है बेटा आपको, 450 ml, ठीक है बेटा। तो आपको जो डेटा गिवन था वो आपने लिख लिया। ऐसा करने से आपकी कंफ्यूजन जो होती है वो आधी गायब हो जाती है। अब चलते हैं आगे। अब जब हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, हमने लिखा मोलैरिटी का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। यही होता है ना बेटा। वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, अभी ml में दी हुई है, लीटर में लेने के लिए 1000 लगाना पड़ेगा। हमको वैल्यूज रख देनी है, गिवन मास की वैल्यू है 5, मोलर मास की वैल्यू है 40 इनटू 1000 और वॉल्यूम दे रखी है 450। अब जो कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, आंसर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। मेरे को सिर्फ वैल्यूज रखना सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया है। तो आपके सामने ये सारी वैल्यूज हैं जो मैंने बता दी हैं, देखो आराम से, आंसर निकालो और चेक करो कि आंसर सही है गलत है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन और यही था हमारे पास अप्रोच। ये अप्रोच अगर हमको आ गई तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है, बस फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन देखो, बात खत्म, दैट्स इट। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, उसको आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो समझेंगे अपन पहले एक बार, उसके बाद आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ना। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क। लेबोरेटरी वर्क में एसिड्स तो काम आते ही आते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। जब भी कोई चीज 68% बाय मास की बात हो रही होती है, इसका मतलब यहां पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है। जब भी कोई सॉल्यूशन बनाया होगा या इसमें प्योरिटी आती है, तो ये प्योरिटी है। जो नाइट्रिक एसिड यूज होता है वो आपके लैब में कभी प्योर नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए जो लेबोरेटरी वर्क में जो आपका नाइट्रिक एसिड आता है वो ऑलरेडी क्या आता है, थोड़ा सा इम्प्योर होता है, और उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो कितनी है, 32%। तो सर प्योर नाइट्रिक एसिड कितना है, प्योर नाइट्रिक एसिड है 68%। तो हमको ये पता है कि गिवन मास कितना हो जाएगा, 68 ग्राम, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है स्टैंडर्ड में वो कितनी होती है, 100 ग्राम होती है। तो जब भी कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है और साथ में लिखा हुआ है बाय मास, तो जो चीज है आपके पास परसेंटेज में वही आपको गिवन मास भी हो जाता है। तो हमको ये पता लग गया कि सॉल्यूशन जो बन रहा है वो बन रहा है नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो हमने वापस से लिखा सॉल्यूट, जो कि है नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसका गिवन मास कितना हो जाएगा बेटा, 68% है, तो इसका मतलब 68 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाइड्रोजन का मास होता है 1,
नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन 3 है, 16 इंटू 3, टोटल मास निकालोगे तो आएगा 63 ग्राम। ये हो गया अपना सॉल्यूट का कंटेंट। ऐसे ही हम बात करते हैं सॉल्वेंट। अब किसके अंदर मिक्स किया है इसको, वाटर के अंदर ही मिक्स किया है, तो सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाएगा। और इन दोनों से मिलाने के बाद क्या बनेगा बेटा, हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहां पे बात पढ़ते हैं कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, what should be the molarity of such a sample of an acid if the density of the solution। सर यहां तो हमको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, जो कि है 1.504। सर डेंसिटी के कंसेप्ट को कैसे सॉल्व किया जाए बेटा, जब आपके पास जब बात हुई थी नाइट्रिक एसिड की बाय मास में, तो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन का मास भी होगा। अगर ये परसेंटेज 68% है तो इसके अंदर इंप्योरिटी है वाटर कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। तो टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 100%। तो 100% का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम हो गया बेटा, समझ गए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि होता है मास बाय वॉल्यूम। आपके पास डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, क्या वॉल्यूम फाइंड आउट हो सकता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालना है तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की आएगी। सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 100, डेंसिटी है 1.504, ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो अब बस फॉर्मूले रखना है आपको, आपके पास फॉर्मूले का W है, आपके पास फॉर्मूले का मोलर मास है, आपके पास फॉर्मूले का वॉल्यूम है। इस तरीके से आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आप सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स जो है मोलैरिटी के और भी हैं जिसमें परसेंटेज वाला जो है केस है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सारी चीजें मेरे को मेंशन कर सकते हैं, आपको हैंड टू हैंड उसका जो होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वीडियो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो वर्बल सॉल्यूशन होगा, लेकिन कैसे भी आपके पास सॉल्यूशन मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो कॉन्टेक्ट डिटेल है व्हाट्सएप की वो मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप पे भी अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, सो दैट आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे मास बाय मास कंसेप्ट। मास बाय मास कंसेप्ट के अंदर हम मोलैलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, इन सबको पढ़ेंगे, इन सबके क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी बिल्कुल सेम है, सिंपल और सिंपल उसके बैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। मान लो कि अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन ही है, इसकी अगर मेरे को नॉर्मलिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सर नॉर्मलिटी HNO3 क्या हो जाएगी, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1, तो जो आंसर आपका मोलैरिटी का है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मलिटी निकल जाएगी। तो यही कंसेप्ट होता है सिर्फ मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का, इसलिए अपन अलग से क्वेश्चन इसका नहीं कर रहे हैं। आपको कोई डाउट होता है नॉर्मलिटी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क, है ना, अगर आप फोटो बेच के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं मास बाय मास क्वांटिटीज, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मास बाय मास यूनिट्स। अभी तक आपने पीछे क्या पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम यूनिट पढ़ी, जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी आपने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मास बाय मास यूनिट, जिसमें आती है 4 यूनिट्स, जिसके अंदर सबसे पहले आता है मोलैलिटी, मास परसेंटेज, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन एंड लास्ट ppm ppb। ये चारों जो क्वांटिटीज हैं मास बाय मास क्वांटिटीज या मास बाय मास यूनिट्स, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात कि सब जब हम मोलैलिटी पढ़ते हैं तो मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है मोलैरिटी से, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब आपका बनता है, जब मैं मोलैलिटी पढ़ाऊंगा तब एक क्वेश्चन बनेगा कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड आउट ऑफ मोलैरिटी, या फिर आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच यूनिट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो स्कूल के टेस्ट हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, कभी ना कभी ये चीज आपसे पूछी जरूर जाएगी कि विच ऑफ द 2 क्वांटिटीज या 2 यूनिट्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हमको उसका जवाब दे देना है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा फिर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद इसका आंसर भी अपन बताएंगे, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोलैलिटी यूनिट, ठीक है। जो मोलैलिटी है ये एक कौन सी यूनिट है, ये एक मास बाय मास यूनिट है। और मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्या ट्रिक बताई कि सर जब भी मास बाय मास होगा तो ऊपर भी रहेगा मास और नीचे भी क्या रहेगा, मास। ऊपर मास किसका रहेगा, सॉल्यूट का, नीचे मास किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। ये हमारी ट्रिक कहती थी। लेकिन जो हमारी ट्रिक है ना बेटा वो इसके अंदर काम नहीं करती, मोलैलिटी में काम नहीं करती, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। लेकिन जो हमारी ट्रिक थी वो सिर्फ इसके अंदर एक्सेप्शन है, बाकी किसी के अंदर एक्सेप्शन नहीं है। हमारी इस एक्सेप्शन के अंदर क्या है, नीचे वैसे तो रहना चाहिए था सॉल्यूशन, लेकिन मोलैलिटी के फॉर्मूले में रहता है सॉल्वेंट। सिर्फ मोलैलिटी में इसमें बात होगी, उसके अलावा किसी में दिक्कत नहीं आएगी।
तो लेट्स स्टार्ट विद द मोलैलिटी। अगर मैं मोलैलिटी की बात कर रहा हूं तो मोलैलिटी को डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, और स्मॉल m से डिनोट करने के बाद जिसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर तो बिल्कुल सेम ही है, जो जैसे हमने मोलैरिटी के अंदर पढ़ा था, मोलैरिटी के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही थे। मैंने उस सब येलो कलर से लिखा था, आप चाहो तो उसको येलो कलर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको येलो कलर से भी लिख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये हमेशा क्या था, सॉल्यूट था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन बात यह है कि नीचे क्या रहेगा, नीचे पिछले फॉर्मूले के अंदर मोलैरिटी के अंदर क्या था बेटा, मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। यहां पे क्या रहेगा बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारी एक्सेप्शन जो है वो यहीं पे ही है कि यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। और ये सॉल्वेंट किस में रहेगा बेटा, केजी के अंदर रहेगा, कोई दिक्कत। तो अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको पता है गिवन मास हम लिखते हैं स्मॉल w से, मोलर मास लिखते हैं स्मॉल m से, और अपॉन में क्या है, सॉल्वेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, उसके छोटे डिनोशन होता है। जैसे ही सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में, उसके बड़े डिनोशन है। तो जो सॉल्वेंट होगा वो हम लेंगे कैपिटल W से, और क्योंकि उसको केजी के अंदर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा जो फॉर्मूला बनके रेडी हो जाएगा वो क्या रेडी हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन W। तो 1000 ऊपर आ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, और W जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, मोलैलिटी है। अब यहाँ पे दो m जो हो रहे हैं वो सेम डिनोशन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने मोलर मास को क्या माना है, m माना है। तो आप चाहो तो मोलर मास को m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। mm मतलब मोलर मास, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो यूनिट होती है मोलैलिटी की वो स्मॉल m ही रहेगी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना बेटा। डिनोशंस पे थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो बनके रेडी हो चुका है, गिवन मास अपॉन मोलर मास जो हम रखते हुए आ रहे हैं, इनटू 1000 अपॉन कैपिटल W। अब इसकी यूनिट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स थे तो मोल हो जाएगा, नीचे केजी है तो केजी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, केजी इनवर्स हो जाएगा। और साथ में आप इसकी यूनिट में स्मॉल m भी लगा सकते हो। तो कुछ भी लगाओ, आप निकालोगे क्या, हमेशा मोलैलिटी ही निकालोगे। फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। पिछले फॉर्मूले में यहाँ पे वॉल्यूम हुआ करता था, और वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, वो किसका है, वो है हमारे किसका, सॉल्वेंट का। पिछली बार सॉल्यूशन, इस बार सॉल्वेंट। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, मोलैलिटी और मोलैलिटी में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। अब जब मैंने आपको मोलैलिटी पढ़ा दिया है, तो मोलैलिटी पढ़ाने के बाद अब जो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि विच ऑफ द टू यूनिट्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब आपने बचपन के अंदर एक चीज तो पढ़ी होगी कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सर अब इसके अंदर जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मास में फर्क पड़ना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, मास में फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही वो क्रिएट हो सकता है। जितना मास है वो उतना उतना ही रहेगा। बट इन केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप एग्जांपल से समझो, आपके पास कोई लिक्विड है, आपके लिक्विड के केस में अपन वाटर ले लेते हैं। जब आप वाटर को बॉईल करोगे, आप टेम्परेचर दोगे तो वाटर जो होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर क्या है, गैस। गैसेस क्या करती हैं, ज्यादा वॉल्यूम लेती हैं, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि आउट ऑफ मोलैरिटी, यहाँ पे हम लेते हैं मोलैरिटी RITY जो कैपिटल M होती है, यहां हम लेते हैं मोलैलिटी जो कि स्मॉल m होता है। ये एक मास बाय वॉल्यूम यूनिट है, ये मास बाय मास यूनिट है, जिसमें से ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मास बाय मास क्वांटिटी, मास कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो हमने क्या रिलेशन समझा, हमने ये रिलेशन समझा कि सर वॉल्यूम बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो रिलेशन बहुत आसानी से समझना है अपने को। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये कहता है कि सर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यस और नो। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। बट इसको जब हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो वॉल्यूम और मोलैरिटी का जो डिफरेंस है वो क्या है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो यहाँ पे वॉल्यूम और मोलैरिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली।
वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि कब मोलैरिटी बढ़ेगी, कब मोलैरिटी कम होगी। अगर मोलैरिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी कम, वॉल्यूम कम तो मोलैरिटी ज्यादा। तो ये रिलेशन से आप सारी चीजें या जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द टू यूनिट्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो आंसर इज मोलैरिटी। ओके, तो ये था हमारे पास मोलैरिटी का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं किस पे, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है मास परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे अपन अब, मास परसेंटेज पढ़ेंगे। अब मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज अगेन अ इजी थिंग। आप लोगों ने हमेशा अपने मार्क्स की परसेंटेज निकाली होगी, बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, है ना। मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकलते हैं, सर हमारा 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, हमारे उसके अंदर 89 मार्क्स आए हैं, सर 90 मार्क्स आए हैं हमारे। तो बहुत अच्छी बात है, सबको सुनने में खुशी होती है। तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है, आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो अब 90 को कहां रखते हो, ऊपर, क्योंकि वो ऑब्टेन्ड मार्क्स है। नीचे क्या रखते हो, आपके टोटल मार्क्स इनटू क्या कर देते हो, 100 के। ये तो था सिंगल सब्जेक्ट का। अब 5 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स आए हैं, किसी में 100 में से 90 है, किसी में 100 में से 80 है, किसी के 100 में से 95 है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, नीचे रखते हो हमेशा टोटल। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500, ऊपर जो भी आपके मार्क्स हैं उनका टोटल कर दोगे, आप रख दोगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, इनटू कर दोगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, आपके पास आपकी परसेंटेज आती है। तो बेटा जहां पे मार्क्स की परसेंटेज है, वैसे ही आप उसका वर्ड चेंज कर दो, मार्क्स की जगह पे कर दो मार्क्स। क्या कर दोगे, मास, MASS। तो नीचे हमेशा कौन सा मास आएगा, टोटल मास। ऊपर मास किसका आएगा, सॉल्यूट का, जिसका आपको परसेंटेज निकालना है। टोटल में से ऊपर उसका मास रख दो जिसका मास परसेंटेज आपको निकालना है। तो हमने जो ट्रिक पढ़ी थी ना मेरे बच्चों, वही हमारा फॉर्मूला भी है। लेट्स चेक। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं मास परसेंटेज की बात करता हूं, तो मास परसेंटेज में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो क्या हो गया बेटा, टोटल हो गया। सॉल्यूट का हमको मास परसेंटेज निकालना है, तो इनटू क्या कर देंगे अपन लास्ट में, 100 की परसेंटेज निकालनी है। तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है छोटा w, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, छोटा w प्लस कैपिटल W, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेने, हमको क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ मास। इसका मतलब अमाउंट, कि हमने सॉल्यूट कितना लिया 10 ग्राम, सॉल्वेंट कितना लिया 80 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 90 ग्राम। तो टोटल 90 हो जाएगा, 10 प्लस 80। लेकिन ऊपर क्या रखेंगे, जिसका परसेंटेज को निकालना है, सॉल्यूट का निकालना, तो ऊपर वो रख दिया, इनटू क्या कर देंगे अपन 100। दैट्स इट। ये था हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो जैसे बचपन से आपने अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, वैसे किस तरीके से आपको क्या करना है, मास की परसेंटेज निकालनी है। नीचे टोटल मास, ऊपर ऑब्टेन्ड मास इनटू 100, दैट्स इट। तो हमने जो मास है वो ऑब्टेन तो नहीं करते हैं, हम उसको यूज करते हैं, तो यूज मास आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तो बहुत सिंपल से अपने पास फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। तो ये था हमारे पास मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, दोनों की दोनों मास बाय मास क्वांटिटीज है। आपने यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मास बाय मास है, वॉल्यूम के यहाँ पे होता ही नहीं है, तो वॉल्यूम की बात भी नहीं करेंगे। ऐसे ही और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास बताया, ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होगा। तो कभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे ही वॉल्यूम। ऊपर वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। ट्रिक याद है तो फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। यही तो बात है, यही तो खासियत है इनसाइड ट्यूटोरियल्स की, बेसिक सिखाया जाता है, बेसिक पढ़ो बात खत्म, फॉर्मूले अपने आप बनाना सीख जाओगे। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, साइंटिस्ट ने सारे बनाए हैं, तो वो बने कब हैं, जब उन्होंने अपना माइंड को यूज किया, यूज करके उन फॉर्मूले को डिराइव किया, और डिराइव करके हमको दे दिया कि चलो पढ़ लो। लेकिन सर आपने अगर सोचा है तो आपने सोचा अपने माइंड से, तो सर जब आप माइंड यूज कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं, हमारे पास भी तो वही माइंड है, राइट। तो इसी को सोचते हुए हमको फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी बनाना है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, मास परसेंटेज पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया अपन ने, मोलैलिटी पढ़ लिया है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। एक जो न्यूमेरिकल है, ये आपके बुक का ही न्यूमेरिकल है, बहुत बेसिक सा, और ये जो न्यूमेरिकल है ये एग्जाम्पल है मोलैलिटी का। वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। अब आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, फटाफट से बोल सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन कैपिटल W, बड़ा आसान है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपके बुक का न्यूमेरिकल है, करके दिखा रहा हूं, सो दैट कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट मोलैलिटी, हमको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड। तो यहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई है, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि पहले लिख लो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट यहाँ पे है इथेनॉइक एसिड।
इथेनॉइक एसिड का जिनको फॉर्मूला नहीं पता मैं बता देता हूं, CH3COOH जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, विनेगर होता है, दैट इज इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इसको किसके अंदर मिलाया है बेटा, इसको मिलाया है सॉल्वेंट में, लेकिन सॉल्वेंट का नाम क्या है यहाँ पे, बेंजीन। तो अब हमको ये समझ में आया कि सॉलिड और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब जो डेटा है अपन डेटा लिख लेते हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ हमारा सॉल्यूट। ऐसे ही हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, 75 ग्राम है, और वो क्या है, बेंजीन, वो क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है बेटा, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू जो है वो अपन ब्लू से ही लिखते हैं, जिससे कि हमको पता लग गया सॉल्वेंट है। हमको क्या निकालना है, मोलर मास। तो मोलर मास जो हो जाएगा इथेनॉइक एसिड का क्या हो जाएगा, वैसे मैं निकाल के बता सकता हूं, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं, उसका मास होता है 60 ग्राम। कैसे आया, देख सकते हो यहाँ पे 2 कार्बन है, 12 + 12 24, साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 4 ऐड कर दो। ऑक्सीजन 2 है, 16 × 2, 16 2 क्या होता है, 32 होता है। टोटल करेंगे ये आ जाएगा 60, तो 60 ग्राम हो गया। हमारे को मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। गिवन मास दे रखा है 2.5 ग्राम, मोलर मास हमको क्या दे रखा है, 60 इनटू 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 75 ग्राम। दैट्स इट। हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट यहां से हटाया, यहाँ 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 75 3 जाए तो ये हो जाएगा 30, 0 से 0 गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 और गया, ये आ जाएगा 10/18। 10/18 क्या होता है अपना, जो भी आंसर है निकाल लो आप। 10/18 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10/18 हो जाएगा हमारे पास 0.55। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द आंसर, है ना। तो ये है हमारे पास मोलैलिटी, और यूनिट साथ में लगानी है हमको, मोल केजी इनवर्स। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट के भी मार्क्स होते हैं, तो ये ध्यान रखनी है हमको बात। कोई दिक्कत, तो ये था हमारे पास क्या बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो हो सकेगा तो हम आपको हैंड टू हैंड आपको सोल्यूशन बता देंगे, आइदर वॉइस नोट में, आइदर वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। लेकिन आपको डाउट्स होने चाहिए, आप डाउट्स पूछो, हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं आपको कि मैं इसके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी जितनी भी वर्कशीट्स हैं, चाहे वो मोलैरिटी जितनी भी यूनिट्स हैं, मैं सारी की सारी वर्कशीट जो है आपके साथ शेयर करूंगा। एटलीस्ट 3 to 4 वर्कशीट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर मेरे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जैसे भी आपको पढ़ना हो तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास मोलैलिटी कंसेप्ट। अब हम चलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन पे। किस पे चलेंगे अब अपन, मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन को अपन समझते हैं बेटा। देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन की जब अपन बात करते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन इज जस्ट लाइक कि सर क्या है, समझ में नहीं आता सर मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं जो बेसिक से समझना चाहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब समझेंगे पहले अपन, और उसके बाद हम करेंगे मोल फ्रैक्शन की बात। अब मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि हमेशा पहले उसके वर्ड पे जाओ, वर्ड समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दो मतलब निकलते हैं फ्रैक्शन के। एक निकलता है मैथमेटिकल सर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q की फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे सर, फ्रैक्शन होंगे। मैं बच्चों को बोलता हूँ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फ्रैक्शन का मतलब क्या है, या किसी इंग्लिश की लैंग्वेज में फ्रैक्शन का मतलब क्या है। कोई भी चीज फ्रैक्शन में क्यों आएगी, P/Q की फॉर्म में क्यों आएगी, जब उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन करोगे, पार्ट्स कर दोगे, है ना। तो ये जब आप क्या कर दोगे उसके अंदर डिवीजन जब आप करते हो किसी चीज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब एक चीज का डिवीजन करोगे, 2 पार्ट में हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, 3 में कर रहे हो तो 1/3 हो जाएगा, 4 में कर रहे हो 1/4 हो जाएगा। तो P/Q की फॉर्म में आया क्यों, क्योंकि आपने उसके टुकड़े कर दिए, टोटे टोटे कर दिया आपने। ठीक है ना बेटा, तो ये वाली चीज हमको पढ़नी है कि हम बात क्या करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं टुकड़ों की। तो मैंने समझाने के लिए क्या किया, मैंने ले लिया एक पेन। क्या ले लिया आपके लिए, एक पेन ले लिया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं इसको, और जूम करके अपन समझते हैं इसको थोड़ा सा और। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है, एक पेन। इस पेन के मैं कितने टुकड़े कर रहा हूं आपको दिखा देता हूं। ये हो गया एक टुकड़ा, ठीक है, ये कैप हो गई। ठीक है बेटा, ये कैप के बाद ये इसके ऊपर का जो वो होता है रिफिल, रिफिल के ऊपर का, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, ये हो गए 2 पार्ट। ये इसकी रिफिल निकाल ली मैंने, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ये इसकी बॉडी हो गई, और बॉडी के नीचे भी क्या है, एक पार्ट है, तो इसको भी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो टोटल 1 2 3
4 एंड 5, टोटल 5 पार्ट्स मेरे सामने है, राइट। अब इन 5 पार्ट्स को करना क्या है अपने को समझना। पेन कितना था बेटा? एक था, पेन सिर्फ एक था, लेकिन इस एक पेन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका हिस्सा कितना हुआ? 1/5। इसका हिस्सा कितना हुआ? 1/5। इसका हिस्सा कितना हुआ? 1/5। रिफिल का 1/5 और कैप का 1/5। तो मैंने 5 टुकड़ों में इसको तोड़ दिया है बेटा, तो ये 5 टुकड़ों में टूट चुका है। मैं मान लेता हूं कि ये जो रिफिल है ना, पेन जो है बिना रिफिल के अधूरा है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं पूरे पेन को जोड़ भी दूं तो ये एक हिस्सा है 1/5, ये इसके अंदर मैंने दूसरा हिस्सा जोड़ दिया है 2/5 हो गया, ये मैंने इसका कैप जोड़ दिया 3/5, और ये मैंने इसका कैप भी लगा दिया जो कि है 4/5। ये हो गया 4/5। तो मैं इसको बोलता हूं सॉल्वेंट। मान लेते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, इसके मोल्स ज्यादा हैं, तो ये क्या है? सॉल्वेंट है 4/5। लेकिन सॉल्वेंट जो है बिना सॉल्यूट के तो क्या है? अधूरा ही है ना। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तभी तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो ये है मेरे पास फ्रैक्शन कि टोटल हिस्सों में से सॉल्वेंट का हिस्सा कितना है? सॉल्वेंट का हिस्सा है 4/5, सॉल्यूट का हिस्सा कितना है? 1/5। जब दोनों हिस्सों को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा? दोनों हिस्सों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ये लो, ये मैंने ऐड अप कर दिया, ये 1/5 भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया, और ये 4/5 मैंने जोड़ दिया। 4/5 प्लस 1/5 कितना हो गया? हमारा 5/5, दैट इज 1। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि सर जैसे फ्रैक्शन होता है टुकड़े कर देना, वैसे ही पूरे सॉल्यूशन में कितने मोल्स के हिस्से सॉल्यूट के हैं, कितने मोल्स के हिस्से सॉल्वेंट के हैं। अगर हमने यही हिस्से समझ लिए तो हमारा मोल फ्रैक्शन भी हो गया। दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? 1। तो सॉल्यूशन तो 1 ही है ना, लेकिन इस पूरे सॉल्यूशन में कितने हिस्से सॉल्यूट के हैं, कितने हिस्से सॉल्वेंट के हैं? मोल्स के। तो मोल्स का फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो जब हमको चीज फ्रैक्शन में निकालनी होती है बेटा, तो हम उसको 100 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू 100 करते हैं, लेकिन जब हमको फ्रैक्शन निकालना है सिंपली, तो हम सिर्फ फ्रैक्शन ही निकालते हैं। तो इसको समझने का एक इजी तरीका भी है। जैसे हमने मास परसेंटेज पढ़ा, नीचे क्या आएंगे? टोटल हिस्से। आपने एक पेन के टोटल हिस्से कितने किए? 5। तो हमेशा नीचे कितना था? 5 था। उसमें कितने हिस्से सॉल्वेंट के थे? तो 4 थे, तो 4/5 आपके सॉल्वेंट हो गया, 1/5 क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो यही तो था ना सिस्टम। तो यही हमारा मोल फ्रैक्शन भी है। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है हमको? मोल फ्रैक्शन की कहता है, मोल फ्रैक्शन को हम पहले तो डिनोट करते हैं एक्स से। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है बेटा। मोल फ्रैक्शन इज एक्स। इसको एक्स बोलो या काई बोलो, एक ही बात है, ठीक है, काई बोल सकते हो आप इसको। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो क्या रहेंगे बेटा? सॉल्यूट के मोल्स रहेंगे। अपॉन में क्या रहेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी को अपन फॉर्मूले फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर मैं सॉल्यूट को ए मान रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नीचे तो पूरे सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। टोटल मोल्स कितने थे? 5 थे, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ऑफ पेन। तो पूरे मोल्स कितने हैं? 5 है। पूरे मोल्स में से सॉल्यूट कितना है? 1/5। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? 4/5। तो यहाँ पे हमको मोल्स लेने हैं बेटा, तो मोल्स की बात करनी है। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ए अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ए प्लस गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ बी। मैंने यहां पे वही कैटेगरी यूज करी है, जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी है तो मैंने येलो से लिखा है, छोटे लिखे हैं। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता तो मैंने बड़े लिखे हैं, वो आप देख सकते हो। तो पिछली बार जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ मास था, सिर्फ डब्ल्यू की बात हो रही थी वहां पे। यहाँ पे मोल्स की बात हो रही है। नीचे टोटल मोल्स हैं सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के। पिछले फॉर्मूले में मास परसेंटेज में क्या था? ओनली मास था, डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे क्या है? मोल्स है। ऊपर भी क्या है? यहाँ पे मोल्स है। उसके अंदर सिर्फ मास था, यहाँ पे क्या है? मोल्स ऑफ ए है। तो ये निकल गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या निकल गया बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है बेटा, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स ऑफ बी निकालना है। तो सर अभी अभी तो आपने बताया था कि जब हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन ऐड होने के बाद आंसर क्या आता है? 1। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 1 में से आप क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। जैसे आप 1 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट योर आंसर।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सॉल्यूट जो था वो 1/5 था, अगर मेरे को सॉल्वेंट निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 आ ही रहा था बेटा। तो सिंपल से तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल जो होता है, अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इनकी आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना, अपने आप लिख सकते हो। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो आप आराम से इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट जो कि था किसका बेटा, मोल फ्रैक्शन का। ये भी आपने समझ लिया है। कहीं भी दिक्कत आती है, डाउट्स आते हैं तो वी आर अवेलेबल फॉर यू। जब भी आपको दिक्कत हो बता सकते हो आप मेरे को। अब इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं बेटा, इसी के साथ साथ हम इसका एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करते हैं। सर ये न्यूमेरिकल कैसे होगा? तो आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल जो है वो आपके एनसीईआरटी का ही रहने वाला है। एनसीईआरटी में ही से ही मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है बेटा? ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है ये आपके कार में डलने वाला क्या है बेटा, आपका कूलेंट है, जो गाड़ी के रेडिएटर को क्या करता है, कूल करता है। जब गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर फैन होता है। तो रेडिएटर फैन के अंदर जो कूल करने वाली जो चीज है वो क्या है, कूलेंट होता है। और कूलेंट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? यही तो मस्त वाली केमिस्ट्री है। उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास C2H6O2, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आप इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा होता है, देख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है CH2CH2 OH एंड OH। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये रहे 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है तो 2 और 2 4 और 2 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं तो ये रहे। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा सॉल्यूट होने वाला है बेटा। तो हमने लिख लिया कि एक सॉल्यूट है जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, C2H6O2, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। हम साथ में लिखेंगे सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है बेटा। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे मेरे पास, इन अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर ही हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर हो गया हमारे पास। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज मेरे को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है मतलब मेरे को x ऑफ a निकालना है, ठीक है बेटा। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। इसका मतलब जो हमारे पास गिवन मास है वो है 20%। और जब भी मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज परसेंटेज में हो और बाय मास बोल रखी हो तो समझ जाना 20% का मतलब होता है 20 ग्राम। कोई दिक्कत? ऐसे ही इसका मोलर मास जब हम निकालेंगे तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलर मास आपके सामने फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा 24, हाइड्रोजन में 6 और ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा टोटल 62 ग्राम, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा मोलर मास। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, अगर सॉल्यूट मेरे पास 20% है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 80%। तो कैपिटल W जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, 80 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास, मोलर मास हो जाएगा मेरे पास वाटर का 18 ग्राम, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मेरे पास सिंपल सा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेटा। अब x ऑफ a का फॉर्मूला हमने पढ़ा, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास a, अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा a, प्लस गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा मेरे पास b का हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। जितना भी डेटा है हम इसके अंदर पुटअप कर देते हैं और पुटअप करने के बाद हम क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे इसका, है ना। आंसर खुद भी आप निकाल सकते हो, मैं वैल्यू रख के दिखा देता हूं। गिवन मास है 20, है ना, मोलर मास कितना है 62, अपॉन में 20 अपॉन 62 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 80 अपॉन 18। तो ये था मेरा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, उसके बाद मैंने सारा डेटा फिलअप कर दिया है। अब बात यह है कि कई बच्चों को कैलकुलेशन में मिस्टेक आती है कि सर हम ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हर किसी की कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो पाती है। तो मैं उसके लिए भी हेल्प कर देता हूं आपके लिए। जब भी मोल फ्रैक्शन के लिए कभी ऐसी चीज आ जाए तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर दो और पॉइंट में आंसर निकाल लो, ठीक है बेटा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी नीचे वाली वैल्यू अपना भी सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 बार सॉल्व करोगे तो एक बार सॉल्व हो जाएगी, सेम वैल्यूज है। ऐसे ही इसको भी एक बार डिवाइड करो तो इसकी पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको पॉइंट वैल्यू निकालना, उसके बाद नीचे जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड अप कर देना और आराम से आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। आप आराम से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो।
बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद को सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद ये कंसेप्ट बहुत बड़ा हो जाता है। हमको मैथ्स नहीं करनी है, यहाँ पे हमको पढ़नी है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या करेंगे अपन, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस को रखेंगे साइड में कि इजी से इजी कैसे कर सकते हैं अपन। तो इनको साइड में रख के इजी कैलकुलेशंस करनी है आपको। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हैं अपना, और आपका आंसर जो आएगा उसको चेक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी के अंदर कि सही है या गलत है। वैल्यूज बिल्कुल सही होती हैं, गलत नहीं होती हैं। फिर भी आप अपने खुशी के लिए एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास कंसेप्ट मोल फ्रैक्शन का। इसी के साथ साथ हमारी जो आखिरी क्वांटिटी बचती है बेटा, वो आखिरी क्वांटिटी क्या है, आखिरी क्वांटिटी का नाम है पीपीएम पीपीबी। अब सर ये एक नई टर्म है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन सर यूज करना हमको आना चाहिए कि व्हाट इज पीपीएम पीपीबी। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझो। तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एक होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन पार्टिकल का मतलब क्या होता है, 10 लाख पार्टिकल्स। तो 10 लाख पार्टिकल्स का मतलब होता है 10 की पावर 6। ऐसे ही हम बात करते हैं पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9, 1 बिलियन पार्टिकल्स। तो सर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो मैं बताता हूं आपको। जब भी बात हो रही है पार्ट्स पर मिलियन की, इसका मतलब क्या है, ये भी एक मास बाय मास क्वांटिटी है। मास बाय मास क्वांटिटी के अंदर ऊपर भी मास और नीचे भी मास। तो नीचे जो सॉल्यूशन का मास लिया गया है उसमें हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की। तो वहां पार्टिकल्स कितने हैं, 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन। उसके अंदर सॉल्यूट कितना डाला है, 1। तो पार्ट्स पर बिलियन। तो जब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/10 की पावर 6। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पार्ट्स पर बिलियन की, तो 1/10 की पावर 9। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कितने हैं, 10 की पावर 6 मतलब मिलियन पार्टिकल्स, 10 की पावर 9 मतलब बिलियन पार्टिकल्स। तो नीचे वाली वैल्यू किस चीज की है, सॉल्यूशन की है, और ऊपर जो पार्टिकल है वो किसका है, सॉल्यूट का है। तो एक पार्टिकल जो है वो 10 लाख पार्टिकल में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं पीपीएम। ऐसे ही 1 बिलियन पार्टिकल में सिर्फ एक पार्टिकल सॉलिड का होगा, हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। तो जब यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, और सॉल्यूट होता है बहुत थोड़ा सा, तो हम ये क्वांटिटी यूज करते हैं कंसंट्रेशन की, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज होता है। जैसे कंटेमिनेशन हमको चेक करना है, तो अब समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में कंटेमिनेशन चेक करना है, समुद्र के पानी में हमको क्लोरीन चेक करना है। तो पानी तो बहुत लाखों लीटर्स है, ठीक है, लाखों हजारों लीटर्स है, उसके अंदर जो कंटेमिनेशन होगा तो थोड़ा सा ही होगा बेटा, बहुत ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक है बेटा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की क्लास पूरी कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया पूरा कंप्लीट फर्स्ट टॉपिक जो कि था सॉल्यूशन, और उसके बाद कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन मैंने पूरी खत्म कर दी हैं, विथ न्यूमेरिकल्स मैंने खत्म कर दी हैं, सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप करी है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। नोट्स और न्यूमेरिकल्स ये दोनों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे इन द पीडीएफ फॉर्मेट। उस पीडीएफ फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो सकता है तो उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर भी आपको गिवन होगा, उसके अंदर आप अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको उसका वीडियो रिप्लाई भी मिल जाएगा, और जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा, क्योंकि देखो गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। बहुत सिंपल सी चीज समझाने जा रहा हूं मैं आपको, गूगल पे हर चीज अवेलेबल है, उस पे आंसर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बात यह है कि उस आंसर को बताने वाला होता है क्या, आई थिंक सो नहीं, क्योंकि हम भी जब देखते हैं सॉल्यूशन तो उसके तो कोई बताने वाला नहीं होता है। लाखों सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको गूगल के ऊपर, लेकिन बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब वो लाखों सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है बेटा, हर किसी इंसान ने अपनी अपनी अप्रोच लगा के वो सॉल्यूशन निकाला है। अब न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत जरूरी है। आपको करना आना चाहिए, करना आएगा तो आप 2-3 न्यूमेरिकल करना सीख जाओ, बाकी के 10 अपने आप हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखा गूगल पे, तो आप क्या करोगे, वो सॉल्यूशन ही समझ पाओगे, अगला क्वेश्चन अपने आप ट्राई नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने अप्रोच लगाना नहीं सीखी। तो अप्रोच लगाना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं जब भी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको अप्रोच लगाना सिखाऊंगा। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन का अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बोल सकते हैं, मैं उस न्यूमेरिकल का आपको वीडियो लेक्चर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आपको पर्सनली आपको मैं लेक्चर भेज दूंगा। तो जैसे भी आपको अप्रोच लगाना आ जाएगी तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैंने बहुत बेसिक लेवल कराया है जो आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ क्वेश्चन की अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट आता है वो मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर डाउट में आपको भेज दूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे पूरी वीडियो बनाने लग जाऊं तो वीडियो बेटा 4-5 घंटे की हो जाएगी,
ठीक है बेटा। तो सिर्फ क्वेश्चन पे वीडियो नहीं बनाएंगे अपन, अपन टॉपिक और वीडियो बनाएंगे, अप्रोच जहां आपको दिक्कत आएगी वहां मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है बेटा। कुछ भी कमी होती है, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज सपोर्ट, कहीं भी गलती होती है तो वी आर हेयर टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। बाकी वी आर हेयर फॉर यू, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो इससे और बेटर बनाएंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच।